नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं दैट नेम इज ए एटॉमिक स्ट्रक्चर के एटम की साख क्या होती है। एटम जो होता है वो किसी भी मादे का छोटा सा जर्रा होता है जिसे आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते, दैट नेम इज ए एटम। तो एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमने इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त भी पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी कर लिया। हमने प्रोटॉन की दरियाफ्त भी पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर लिया। आज जिस चीज के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं दैट इज ए न्यूट्रॉन। तो इसे हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के न्यूट्रॉन जो थे वो किस तरीके से डिस्कवर हुए। तो ये 1886 के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों दरियाफ्त हो चुके थे 1886 के अंदर। 1895 के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की प्रॉपर्टी जो थी वो मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर ली गई थी, यानी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैन बी स्टडी इन 1895। तो इसके बाद लोगों का ये ख्याल था कि एटम के अंदर सिर्फ दो जर्रे होते हैं, एक उसके अंदर प्रोटॉन होता है और दूसरा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एटम एज ए होल जो होगा वो न्यूट्रल होता है। लेकिन यहाँ पे एक मसला जो है वो शुरू हो गया जब एटम का एटॉमिक मास मालूम किया जाने लगा। तो ऐसे एटम जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन था, जैसे हाइड्रोजन आ जाता है, तो हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। तो ये हाइड्रोजन का प्रोटॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। जब इसका एटॉमिक मास मालूम किया गया और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम जो है इससे मालूम करना चाहते थे वो ही इसका रिजल्ट आ रहा था। लेकिन जब ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद ज्यादा थी, फॉर एग्जांपल अगर हीलियम का एटॉमिक मास मालूम किया जाने लगा, तो हीलियम के अंदर हम जानते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी दो होती है, हीलियम के अंदर प्रोटॉन जो होते हैं वो भी दो होते हैं। तो हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जो होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन हीलियम के अंदर होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं और हीलियम के अंदर दो ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब हीलियम का एटॉमिक मास मालूम किया गया तो जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड किया जा रहा था वो वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही थी, बल्कि उसका एटॉमिक मास उससे ज्यादा आ रहा था। तो इससे बड़ी परेशानी या एक प्रॉब्लम आ रहा था कि एटम का मास जो है वो क्यों बढ़ गया है। हाइड्रोजन के केस में तो ये मास बिल्कुल जो तवक्को की जा रही है उसके मुताबिक है, लेकिन इन केस ऑफ हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जिनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है, तो उनका मास जो होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा आ रहा है। तो इस पे बहुत गौर व फिक्र किया गया, लेकिन इस मसले का कोई भी हल नहीं आया। फिर ये सब लोग जो इसका एटॉमिक मास मालूम कर रहे थे ये रदरफोर्ड के पास जाते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड जो था इन दिनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज के ऊपर इसका बड़ा काम था और रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन का नाम रखा था। तो उस शख्स ने भी इसके बारे में बड़ी सोच विचार की, लेकिन इस मसले का फिर भी कोई हल ना निकला। तो 1920 के अंदर यानी 1920 के अंदर 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने एक प्रिडिक्शन देता है। रदरफोर्ड जो था 1920 के अंदर जो रदरफोर्ड था इसने 1920 के अंदर एक प्रिडिक्शन दिया है कि एटम के अंदर जरूर एक ऐसा पार्टिकल भी मौजूद है जो कि न्यूट्रल है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। इसलिए आपको इसकी डिटेक्शन के बारे में पता नहीं चल रहा, लेकिन इस ये जो पार्टिकल है इसका जो मास है उसका जो मास होगा दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, कि वो जो न्यूट्रल पार्टिकल इसके अंदर मौजूद है उसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है। इसलिए आप जो है वो जो है एग्जैक्ट मास ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो हमारे से सही तरीके से डिटरमाइंड नहीं हो रहा। तो 1920 में ये प्रिडिक्शन कर दी गई, तकरीबन 32 साल बाद ये प्रिडिक्शन कर दी गई कि एटम के अंदर एक तीसरा जर्रा भी मौजूद है जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ये 1920 के अंदर ये प्रिडिक्शन की गई। अब इसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने और काम करना शुरू कर दिए। अब जो है तीसरा न्यूट्रल पार्टिकल की तरफ तवज्जो जो है वो खत्म हो गई।
उन दिनों के अंदर लोग रेडियो एक्टिविटी पे ज्यादा काम कर रहे थे। यानी कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, आमतौर पर जो लार्जर न्यूक्लाई होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। वो जो अनस्टेबल न्यूक्लाई होता है, अगर हमारे पास कोई भी लार्जर न्यूक्लाई है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यूरेनियम है या हमारे पास पुलीनियम है, ये जो पुलीनियम होता है ये एक लार्जर न्यूक्लाई है। इसके जो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, ड्यू टू दिस रीजन प्रोटॉन के अंदर रिपल्शन पाई जाती है, और इस रिपल्शन की वजह से ये जो पुलीनियम का मॉलिक्यूल होगा ये अनस्टेबल होता है। तो इसकी कोशिश होती है कि ये ब्रेकअप हो जाए इनटू ए स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड मोर स्टेबल मॉलिक्यूल, छोटे न्यूक्लाई के अंदर तब्दील हो जाएं जो कि मोर स्टेबल हो, तो दैट इज नोन एज ए रेडियो एक्टिविटी। तो इस तरीके से इन दिनों के अंदर रेडियो एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा काम हो रहा था। जब कोई भी हैवी न्यूक्लियाई जो होता है वो अपने आप को ब्रेकअप करता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, देन इट कैन बी इमिट 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। तो वो जो हैवी न्यूक्लियाई होगा जब उसने ब्रेकअप होना है तो इसमें 3 तरह की रेडिएशंस निकलती हैं। एक को आपने अल्फा रेज कहते हैं, बीटा रेज कहते हैं, और तीसरी जो होती है वो गामा रेज होती है। तो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर ये काम हो रहा था। तो अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं, और इसके बाद वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो नए डॉटर न्यूक्लाई के अंदर तब्दील हो जाएगा। दैट इज द मोर स्टेबल, वो हमारे पास बहुत ज्यादा स्टेबल जो है वो एटम होता है। तो इसी तरीके से 1932 की बात आती है। 1913 में 1932 के अंदर एक शख्स आता है, हिज नेम इज ए चैडविक। ये जो चैडविक था ये 1932 की बात है। ये एक फिजिक्स जानने वाला जो है वो एक टीचर था, प्रोफेसर था। तो इसने 1932 के अंदर वही अल्फा पार्टिकल को इमिट करवाया है फ्रॉम पुलीनियम, यानी पुलीनियम के एटम को जब इसने गर्म किया तो उससे अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं। दैट इज द पुलीनियम। ये पुलीनियम के हमारे पास एक एटम है, जब पुलीनियम को हीट किया जाता है तो यहां से अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं, ब्रेकअप होता है। अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल के अंदर डबल चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ये 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं व्हेन दे आर बम्बार्डेड विद बेरिलियम, इन अल्फा पार्टिकल को वो लेके मुख्तलिफ मेटल के साथ इनकी टक्कर लगा रहा था, यानी अपनी लैब के अंदर ऐसे खेल रहा था। तो अचानक व्हेन दीज अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड विद बेरिलियम, जब ये अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के साथ जाके टकराते हैं तो बेरिलियम के अंदर से कुछ नई किस्म की रेडिएशंस निकलती हैं। जब इन रेडिएशंस को डिटेक्टर के ऊपर चेक किया गया तो इनके ऊपर चार्ज 0 आ रहा था। तो यहीं से चैडविक को के ज़हन में एक बात आई कि ये तो वही ज़रात हैं जिनके बारे में 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने प्रिडिक्शन दी थी। तो इसने फिर और अपने इस बात को लोगों तक लेके आया। तो इस तरीके से 50 साल बाद यानी 1886 में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त होते हैं और 1932 में जाके न्यूट्रॉन दरियाफ्त होते हैं। तो 50 साल बाद चैडविक के इस एक्सपेरिमेंट से न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए और न्यूट्रॉन जो थे वो डिस्कवर हो जाते हैं। और फिर चैडविक को इसी बात के ऊपर 1935 के अंदर नोबेल प्राइज से भी दिया गया, इसे नोबेल प्राइज दिया गया। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल होते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम स्टडी कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये जो अल्फा पार्टिकल होंगे, दैट नेम इज ए अल्फा पार्टिकल। ये जो हमारे पास आ जाते हैं इनको आपने अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब अल्फा पार्टिकल जो होते हैं दे आर रिजेम्बलेंस टू हीलियम। अल्फा पार्टिकल को आपने हीलियम से रिजेम्बलेंस करते हैं। हीलियम का जो मास नंबर होता है वो 4 होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। अब ये जो अल्फा पार्टिकल होंगे इसके अंदर डाई पॉजिटिव आयन होता है, यानी 2 पॉजिटिव आयन होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल के अंदर भी 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्फा पार्टिकल कंटेन 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इस हीलियम के एटम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो अब इस हीलियम के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा, लेकिन इसका मास नंबर 4 रहेगा और इसका जो मास नंबर 4 ही रहेगा, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 ही रहेगा। अब इसके अंदर अगर हम हीलियम के अंदर देखते हैं तो इट कंटेन 2 प्रोटॉन। तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं
और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन अगर हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव आयन आ जाएं यानी उसके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, हीलियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है वो 2 होती है। अगर हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो हीलियम के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा और इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद भी 2 हो जाएगी, न्यूट्रॉन की तादाद भी 2 हो जाएगी और हीलियम बिकम अल्फा पार्टिकल। इसलिए हम कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं दे आर रिजेम्बलेंस विद द हीलियम, ये स्ट्रक्चर के लिहाज से हीलियम से मिलते हैं। और अब इन अल्फा पार्टिकल की वो बम्बार्डमेंट दैट कंटेन पॉजिटिव चार्ज, ये जो अल्फा पार्टिकल होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। अल्फा पार्टिकल कंटेन पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब इसने इसी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराता है। तो ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल है। तो इन अल्फा पार्टिकल की जब बम्बार्डमेंट कराई जाती है बेरिलियम के ऊपर, बेरिलियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका मास नंबर जो होगा वो 9 होता है। जब ये इसके साथ जाकर टकराता है, ये हीलियम है यानी कि ये अल्फा पार्टिकल है, दे स्ट्राइक विद द बेरिलियम, ये बेरिलियम के साथ टकरा रहा है तो साथ यहाँ पे कार्बन बनता है, कार्बन 12, ये कार्बन बनेगा और यहाँ पे एक जो है कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। ये जो रेडिएशंस को जब डिटेक्टर के जरिए चेक किया गया तो इसने इसके ऊपर चार्ज 0 शो किया, तो यहाँ से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। ये वो पार्टिकल दरियाफ्त हो गए थे जो 50 साल बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद आते हैं। तो डिटेक्टर ने इसके ऊपर चार्ज 0 शो किया। तो ये बड़ी एक ग्रेट अचीवमेंट थी चैडविक की और इसी अचीवमेंट के ऊपर चैडविक को 1935 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया। अब ये जो अल्फा पार्टिकल, ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं, अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं। अब न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आमतौर पर डिके कर जाता है, कोई भी न्यूट्रॉन जो होगा अपने आप को ब्रेकअप कर जाता है, अपने आप को तोड़ देता है, इसे हम कहते हैं डिके ऑफ न्यूट्रॉन के न्यूट्रॉन का टूट जाना। न्यूट्रॉन किस चीज में टूट जाता है? तो ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन जो होगा दैट कैन बी ब्रेकअप इनटू प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के अंदर टूट जाता है, ये अपने आप को बीटा पार्टिकल के अंदर तोड़ देता है, ये बीटा पार्टिकल होते हैं। ये हमारे पास जो है वो बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल। और ये एक न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो। अब हमारे पास ये एक न्यूट्रॉन था, इसकी हम डिके पढ़ रहे हैं कि न्यूट्रॉन कैन बी ब्रेकअप, न्यूट्रॉन ने अपने आप को तोड़ देना है इनटू प्रोटॉन एंड इनटू बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल दर हकीकत इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में टूट जाता है। अब ये जो न्यूट्रॉन था इसका जो मास था वो 1 के बराबर है और यही मास हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है इनटू प्रोटॉन के ऊपर। तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास बराबर है, तो ये जो मास है ये प्रोटॉन के ऊपर ट्रांसफर हो गया। लेकिन हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो बीटा पार्टिकल होते हैं, दे हैव 0 मास, इसलिए इसके ऊपर हमने 0 लिख दिया कि क्योंकि इसका कोई भी मास नहीं है, 0 मास है। और ये जो न्यूट्रिनो होते हैं इसका मास भी 0 है, इसका चार्ज भी 0 है। अब ये जो प्रोटॉन होते हैं इनका जो मास होता है ये पॉजिटिव में होता है, बट इक्वल टू दी, इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव में होता है, दैट इज इक्वल टू +1, इसे हम +1 लिख रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या बीटा पार्टिकल होते हैं इनका जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन बट इन माइनस, लेकिन इसका जो चार्ज होगा वो माइनस में होता है। हम जानते हैं प्रोटॉन का चार्ज होता है वो प्लस, प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.602 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा, दैट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये जो हमारे पास आ जाता है ये प्रोटॉन का चार्ज होता है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखना है तो वो माइनस आएगा, -1.602 10⁻⁻19 कूलम के बराबर आता है। यानी दोनों का चार्ज हमेशा बराबर होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में है, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है वो नेगेटिव में है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एक न्यूट्रॉन जो होता है वो अपने आप को डिके करता है इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बराबर है इसलिए ये हमने एक इधर लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल का मास 0 है लेकिन बोथ हैव इक्वल चार्जेस, लेकिन इनके जो चार्जेस होते हैं वो सेम है,
इसका चार्जेस जो है वो +1 है, इसका -1 है। बट न्यूट्रिनो हैज 0 मास एंड 0 चार्ज। जो न्यूट्रिनो होते हैं इसका चार्ज भी 0 होता है और इसका मास भी 0 होता है। अब ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं इनके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन। हमारे पास 2 तरह के न्यूट्रॉन होते हैं। एक न्यूट्रॉन को हम कहते हैं फास्ट न्यूट्रॉन और एक को हम कहते हैं स्लो न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन वो होते हैं जिनकी एनर्जी, यानी एनर्जी के लिहाज से हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो फास्ट न्यूट्रॉन वो होते हैं व्हिच हैज ए 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। सच न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन। तो ऐसे न्यूट्रॉन को हमने फास्ट न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। और ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, अगर किसी भी न्यूट्रॉन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो सच न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन। तो इन्हें आपने स्लो न्यूट्रॉन कहते हैं। अब ये दोनों फास्ट न्यूट्रॉन और स्लो न्यूट्रॉन ड्यू टू प्रोजेक्टाइल मोशन की वजह से दे आर यूज इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जो हमारे पास फास्ट न्यूट्रॉन है, पहले हम इसका न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ लेते हैं, फिर स्लो न्यूट्रॉन का। ये जो फास्ट न्यूट्रॉन होता है, फॉर एग्जांपल ये फास्ट न्यूट्रॉन जो होता है जाके किसी भी, ये फास्ट न्यूट्रॉन है, ये नाइट्रोजन है, तो इसका मास नंबर 14 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो फास्ट न्यूट्रॉन जब इसके साथ जाके टकराता है तो कन्वर्ट इनटू, तो ये इसके साथ जाके टकराएगा तो इसके नतीजे में बोरान बनेगा। तो बोरान बनेगा, ये बोरान है, और साथ अल्फा पार्टिकल जो होती हैं वो इमिट होंगे। तो ये हमारे पास बोरान है। अब हम देख रहे हैं कि ये नाइट्रोजन है, ये न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन का जो मास नंबर 1 है वो आप इसके अंदर जमा कर दें, 15 हो जाता है। तो इसके बाद ये हमारे पास दो जो है ये बोरान बनेगा। बोरान का जो मास नंबर है वो 11 है और बोरान का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 15 है। और इसके नतीजे में ये अल्फा पार्टिकल जो होती हैं वो यहाँ से रिलीज होती हैं। यानी जब फास्ट न्यूट्रॉन, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि अगर फास्ट न्यूट्रॉन किसी एलिमेंट एटम के साथ जाके टकराता है तो कौन सी रेडिएशन यहाँ से निकलती हैं, तो वो हमेशा अल्फा पार्टिकल्स आर इमिट। तो अल्फा पार्टिकल जो होती हैं वो यहाँ से इमिट होती हैं। अब जब ये नया हमारे पास डॉटर दैट इज कॉल्ड पेरेंट न्यूक्लाई, तो इसको आपने जो नाम देना है वो पेरेंट न्यूक्लाई है। ये पेरेंट न्यूक्लाई है। अब ये जो इसका मास नंबर होता है ये पेरेंट न्यूक्लाई है। मास नंबर को हम ए से लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को आपने जेड से लिखना है। जब इसके साथ अल्फा पार्टिकल जब इससे निकलती हैं तो वो एक डॉटर न्यूक्लाई बनेगा। ये जो डॉटर न्यूक्लाई हमारे पास बनता है, डॉटर न्यूक्लाई, तो डॉटर न्यूक्लाई का जो मास नंबर है वो 4 यूनिट इससे कम हो जाता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो इससे 2 यूनिट कम हो जाएगा। इस तरीके से जो नया आने वाला डॉटर न्यूक्लाई होता है इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इसकी पोजीशन होती है वो 2 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड में चली जाती है। तो पीरियोडिक टेबल, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है। पीरियोडिक टेबल का ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो जब स्लो न्यूट्रॉन इससे आकर टकराता है तो ये नाइट्रोजन था, यहाँ पे नाइट्रोजन था और इसके 2 यूनिट पीछे, नाइट्रोजन से पीछे जो होता है वो हमारे पास कार्बन है और कार्बन से जो पीछे हमारे पास आएगा वो जो है वो नाइट्रोजन कार्बन, फिर हमारे पास जो है वो बोरान आएगा। तो इस तरीके से 2 यूनिट पीछे चला जाएगा इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर अल्फा पार्टिकल किसी भी एटम के अंदर से रिलीज होती है तो नया डॉटर न्यूक्लाई जो होता है कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड बाय 2 यूनिट टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये 2 यूनिट पीछे आ जाएगा। नाइट्रोजन के बाद कार्बन है, कार्बन के बाद हमारे पास जो होगा वो बोरान आ जाएगा। 2 यूनिट इसने पीरियोडिक टेबल के अंदर पीछे की तरफ सफर किया। अब ये हमने फास्ट न्यूट्रॉन का रिएक्शन पढ़ लिया है। अब हम कहते हैं कि स्लो न्यूट्रॉन क्या करता है। तो स्लो न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये न्यूक्लियर फिशन के अंदर जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो हमारे पास ये स्लो न्यूट्रॉन है और ये कॉपर है। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 65 है। ये इसका मास नंबर 65 है कॉपर का और इसका एटॉमिक नंबर 29 है। और इसके साथ हमने एक स्लो न्यूट्रॉन आके टकराता है। ये स्लो न्यूट्रॉन इसके साथ जाके टकरा गया
तो इसके नतीजे में कॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू 66 और ये 66 क्योंकि ये एक इसके अंदर जाके ऐड हो जाएगा तो नया कॉपर जो आपको हासिल हो रहा है इसका मास नंबर 66 होगा, इसका एटॉमिक नंबर 29 है। तो इसके नतीजे में यहां से गैमा रेज निकलती हैं, दैट इज कॉल्ड गैमा रेज। अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर से गैमा रेज इमिट हो रही होती हैं तो ना तो उसका मास नंबर बढ़ता है ना कम होता है, ना ही उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर असर होता है। यूं समझें अगर किसी भी एटम के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है तो जब एनर्जी ज्यादा होती है तो वो हीट की शक्ल से अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी हीट की फॉर्म में गैमा रेज की शक्ल में अपने अंदर से खारिज करता है और उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे कहा जाता है बुखार बहुत तेज हो जाए तो अगर पसीना आ जाता है तो फिर बुखार जो होता है वो कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर किसी भी एटम के अंदर एनर्जी ज्यादा है तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को हीट की शक्ल में गैमा रेज की सूरत में अपनी बॉडी के अंदर से इमिट कर देगा और वो स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। यही वजह है कि गैमा रेज के इमिट होने से ना तो उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर कोई असर आ रहा होता है ना ही उसके मास नंबर के ऊपर कोई फर्क पड़ता है। अब ये फर्स्ट स्टेप था। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा ये आपने तवज्जो करनी है। ये कॉपर 66 था, ये 29 है। अब सेकंड स्टेप के अंदर ये जो न्यूट्रॉन इसके अंदर स्लो न्यूट्रॉन यहाँ पे इंटर हुआ है। अब ये स्लो न्यूट्रॉन अपने आप को ब्रेकअप करेगा। अब ये इसका हमने ब्रेकअप देखना है तो किस में कर रहा है, ये प्रोटॉन के अंदर कर रहा है। तो ये ब्रेकअप कर रहा है इनटू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रिन प्लस बीटा पार्टिकल। एक ये प्रोटॉन के अंदर जा रहा है और दूसरा जिस चीज के अंदर ये इमिट हो रहा है वो बीटा पार्टिकल के अंदर इमिट हो रहा है और न्यूट्रिनो और साथ इसके न्यूट्रिनो आएगा। अब ये जो न्यूट्रॉन था जिसकी डिके हुई है तो इसके नतीजे में एक प्रोटॉन यहाँ पे बन जाएगा, यानी ये न्यूट्रॉन जब कॉपर 66 के अंदर जाता है तो ये अपने आप को ब्रेकअप कर देता है इनटू प्रोटॉन। अब कॉपर 66 के अंदर अब एक न्यूट्रॉन यहां से चला जाता है, लेकिन इसका एक न्यूट्रॉन जो होता है वो अपने आप को डिके कर लेता है और तरीके से इसके अंदर एक प्रोटॉन का इजाफा हो जाता है। अगर इसके अंदर एक प्रोटॉन का इजाफा हो जाएगा तो इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो 30 हो जाता है। तो अब आपको नया जो एलिमेंट मिलता है वो जिंक होगा, इसका मास नंबर 66 ही रहेगा लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 30 हो जाएगा और साथ इसके बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो इमिट होते हैं। तो अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर से किसी भी एटम के अंदर से अगर बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं तो वो जो नया आने वाला डॉटर न्यूक्लाई होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो 1 यूनिट जो होगी वो राइट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल के अंदर बढ़ जाएगा। मसलन अगर हम देखते हैं तो ये कॉपर और जिंक जो होते हैं इन दोनों का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के अंदर 3D सीरीज के अंदर है। तो 3D के अंदर यहाँ पे हमारे पास कॉपर होता है, इसके साथ जिंक होता है। अब ये कॉपर जब एक बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो इट कैन बी चेंज इनटू जिंक। तो इसका एक यूनिट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है एटॉमिक नंबर और पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी पोजीशन जो होती है 1 यूनिट जो होती है वो शिफ्ट हो जाएगी टू वर्ल्ड राइट हैंड साइड। तो ये दो बातें बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखनी है कि अगर स्लो न्यूट्रॉन इमिट अगर कोई जो है वो स्लो न्यूट्रॉन कौन सा रिएक्शन करता है और फास्ट न्यूट्रॉन कौन सा रिएक्शन करता है, तो स्लो न्यूट्रॉन से हमेशा अल्फा रेज इमिट होती हैं और फास्ट न्यूट्रॉन जब किसी रिएक्शन के अंदर जो है टकराता है उसके नतीजे में हमारे पास जो है अल्फा रेज इमिट होती हैं। अगर स्लो न्यूट्रॉन टकराता है तो उसके नतीजे से बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि अल्फा रेस की वजह से 2 यूनिट डॉटर न्यूक्लियाई होता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा और बीटा रेस की वजह से जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है वो 1 यूनिट जो होता है वो शिफ्टेड टूवर्ड द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो नई पोजीशन उनकी आ जाएगी। अब हमारे पास कुछ इसके और भी यूजेस होते हैं। अगर किसी भी गैस को रख दिया जाए और इस गैस के अंदर से न्यूट्रॉन को गुजारा जाए तो न्यूट्रॉन कैन नॉट आयोनाइज द गैस। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो किसी भी गैस को आयोनाइज नहीं कर सकता। फिर इसकी एक और यूजेस आता है पेनिट्रेटिंग पावर। अब ये जो न्यूट्रॉन होता है इसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, यानी ये किसी चीज के अंदर जाके बड़ा अंदर तक घुस जाता है, इसको हम कहते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। अगर ये हमारे पास पानी पड़ा हुआ है
ये पानी है, वाटर है। न्यूट्रॉन को जब इसके अंदर हम इमिट करते हैं, इसके अंदर इंटर करते हैं, तो न्यूट्रॉन जाके इस वाटर के साथ टकराता है और यहां से प्रोटॉन को इमिट आउट करेगा। अगर ये पैराफिन के साथ जाके टकराएगा तो वहां से भी ये प्रोटॉन को इमिट करता है, सेलुलोज से भी प्रोटॉन को निकालता है। तो दे हैव ए हाई पेनिट्रेटिंग पावर, तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब ये जो न्यूट्रॉन होते हैं दे कैन बी यूज फॉर दी मेडिकल यूजेस के अंदर भी इसका बहुत इस्तेमाल आता है, यानी न्यूट्रॉन कैन बी यूज एज ए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन इस्तेमाल होते हैं। अब ये चंद एक न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।